गोल्डस्टीन का प्रयोग या प्रोटॉन की खोज। गोल्डस्टीन का प्रयोग या प्रोटॉन की खोज। सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया। पहले जो जे थॉमसन ने अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग के दौरान छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त नहीं किया था। एक नली ली थी जो पूर्ण रूपेण बंद थी, उसमें किसी प्रकार के छिद्र नहीं थे। उन्होंने जब अपना प्रयोग किया था तो उस दौरान सामान्य परिस्थितियां उपलब्ध करवाई थी, लेकिन जब गोल्डस्टीन ने अपना प्रयोग किया था एक छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया, अर्थात जो नलिका थी उस नलिका में लगे कैथोड में कुछ छिद्र बने हुए थे। इन छिद्रमय कैथोड पर उच्च दाब पर उच्च वोल्टता लागू करने पर उन्होंने पाया कि कुछ विकिरणें जो कि उसके एनोड से प्रारंभ होकर कैथोड की ओर गति करती है। कुछ किरणें उत्पन्न होती है, चमकीली दीप्ति उत्पन्न करती है और एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। तो एनोड से उत्पन्न होने के कारण इन्हें एनोड किरणें नाम दिया, क्योंकि एनोड धनात्मक होता है तो इन्हें धनात्मक किरणें कहा गया। बाद में इन धनात्मक किरणों को ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसकी प्रोटॉन की नामकरण का श्रेय जाता है, लेकिन प्रोटॉन की खोज का श्रेय गोल्डस्टीन को ही जाता है। अर्थात वास्तविकता में मूल रूप से प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, परंतु हमें पढ़ाया जाता है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये विरोधाभास है। सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने विसर्जन नलिका में छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया। छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया। इसकी व्यवस्था को भी हम ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं। ये धातु इलेक्ट्रोड होंगे जो एक धन टर्मिनल से और दूसरा ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा। इन्हें एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी का धन सिरा और ऋण सिरा। धन सिरे से जुड़ी हुई इलेक्ट्रोड धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाती हैं और ऋण सिरे से जुड़ी हुई इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या फिर कैथोड कहलाती है। इसने छिद्रमय कैथोड प्रयुक्त किया। इस कैथोड में छिद्रों से होकर विकिरणें या उत्पन्न होने वाली किरणें आर पार जा सकती थी। तो कुछ किरणें जो उत्पन्न हुई वो एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित हुई। इसमें एक निर्वात पंप भी लगा हुआ था। इस निर्वात पंप की सहायता से इसमें दाब को घटाया या बढ़ाया जा सकता था। उन्होंने उच्च दाब पर
उच्च वोल्टता लागू करके उच्च दाब पर उच्च वोल्टता लागू करके पाया कि या लागू करने पर पाया कि एक चमकीली दीप्ति नलिका में एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है, जिन्हें कैथोड किरणें एनोड से प्रवाहित होती है तो एनोड किरणें नाम दिया गया, जिन्हें एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा गया। कैनाल किरणें कहा गया, जिन पर धनावेश पाया जाता था या जिन पर धनावेश पाया जाता है। जिन पर धनावेश पाया जाता है, ये धनावेश किरणें ही बाद में प्रोटॉन कही गई। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 गुना अधिक था। 2000 गुना अधिक था। तथा इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश अर्थात धनावेश था, अर्थात धनावेश पाया जाता है। बाद में इन्हीं धनात्मक किरणों को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। पाठगत प्रश्न है पेज नंबर 53 पर। पाठगत प्रश्न पेज नंबर 53। पहला क्वेश्चन है, कैनाल किरणें क्या है?
कैनाल किरणें। अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में धनात्मक किरणें खोजी जिन्हें कैनाल किरणें कहा गया, और बाद में इन कैनाल किरणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया। गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में धनात्मक कणों की खोज की जिन्हें कैनाल किरणें कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? आंसर में लिखेंगे इस पर कोई आवेश नहीं होगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन मिलकर परमाणु को उदासीन बना देते हैं। उदासीन का अर्थ है किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होना। अब नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाने के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। मॉडल जिसे प्रतिरूप कहते हैं, एक प्रतिरूप प्रस्तावित किया। इस प्रतिरूप के अनुसार उन्होंने एक तरबूज का उदाहरण दिया। जिस प्रकार से तरबूज गोलाकार तरबूज होता है, उस तरबूज का खाने योग्य भाग धनावेशित भाग को दर्शाता है, जबकि उसमें लगे हुए बीज इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। एक तरबूज में लगे हुए बीज इलेक्ट्रॉन को तथा शेष भाग उसके धनावेशित भाग को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोला ये होगा थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने अपने प्रयोग के दौरान बताया कि परमाणु एक धनात्मक गोला होता है। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ये पूरा गोला धनात्मक गोला है और इस धनात्मक गोले में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाने के लिए उन्होंने एक तरबूज का उदाहरण दिया, एक क्रिसमस केक का उदाहरण दिया और एक प्लम पुडिंग नामक मिठाई का उदाहरण दिया। और इसके अलावा उन्होंने
एक प्लम पुडिंग मिठाई का भी उदाहरण दिया था। तो जिस प्रकार से क्रिसमस केक में, क्रिसमस का केक होता है, उस केक में लगे हुई जो आइसक्रीम होती है वो आइसक्रीम धनात्मक भाग को दर्शाती है, और उस आइसक्रीम में लगे हुए सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। ठीक वैसा ही एक लड्डू वाला उदाहरण होगा कि लड्डू में जो दाने पाए जाएंगे वो संपूर्ण दाने एक धनात्मक भाग को दर्शाते हैं, लेकिन उन दानों के साथ साथ उसमें पाए जाने वाले इलायची के बीज या काले मिर्च इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है। तो वास्तव में वो ये नहीं, इस प्रतिरूप में यह नहीं दर्शा सके थे कि ये इलेक्ट्रॉन उसके मध्य भाग में पाए जाते हैं या उसके किनारों पर पाए जाते हैं। अर्थात सामान्य रूप से हम लें तो जे थॉम्सन अपने परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को स्पष्ट नहीं कर पाया था, इसलिए इस प्रतिरूप को अमान्य करार दिया गया। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था दर्शाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने क्रिसमस केक का उदाहरण दिया। क्रिसमस केक का उदाहरण दिया। इसके अनुसार परमाणु क्रिसमस केक की तरह धनावेशित गोला होता है, जिसमें लगे सूखे मेवे अर्थात ड्राई फ्रूट कहा जाता है इन्हें, जिसमें लगे सूखे मेवे इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं या इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था दर्शाते हैं। इसे एक तरबूज के उदाहरण से समझा जा सकता है। इसे एक तरबूज के उदाहरण से समझा जा सकता है। जिसमें तरबूज का खाने योग्य लाल भाग धनावेशित तथा
उसमें लगे सूखे मेवे या फिर उसमें लगे बीज, उसमें धसे बीज इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दर्शाते हैं।